जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम यूरोपीय समीक्षा का आदि प्रवर्तक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदि प्रवर्तक प्लेटो। पाश्चात्य समीक्षा के संबंध में हमें सबसे पहला तथ्य यह जान लेना चाहिए कि यूरोप में सभ्यता, साहित्य और समीक्षा का आरंभ यूरोप के दक्षिणी देशों यूनान आदि में हुआ था। इसका आरंभ ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। उस समय यूरोप के उत्तरी देश इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि असभ्यावस्था में थे। इंग्लैंड में तो साहित्य और सभ्यता का उदय ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था। यूनान में इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व सभ्यता और साहित्य का उदय हो चुका था। वहीं सबसे पहले साहित्य निर्माण होना आरंभ हुआ था कि और फिर समीक्षा शास्त्र का निर्माण होने लगा था। यूनानी साहित्य और समीक्षा सैकड़ों वर्ष बाद तक उदय होने वाले साहित्यों और समीक्षा का आदर्श बने रहे थे। यूरोपीय समीक्षा का प्रवर्तक आदि आचार्य प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो का समय ईसा पूर्व 5वीं सदी था। प्लेटो से पूर्व भी यूरोप में समीक्षा का उदय हो चुका था, परंतु हमें उसका कोई सुव्यवस्थित रूप नहीं मिलता। वह इधर उधर बिखरे हुए या परवर्ती समीक्षकों द्वारा उल्लिखित रूप में ही मिलता है। प्लेटो ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित रूप से काव्य, उसके रूप, लक्ष्य, महत्व आदि का विवेचन किया था। इसी कारण पाश्चात्य समीक्षा का आरंभ प्लेटो से माना गया है। प्लेटो ने समस्त कलाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया था। ललित कला, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना होता है, जैसे संगीत, चित्र, मूर्ति आदि, वह दूसरा वर्ग उपयोगी कला का मानते थे। साथ ही वह प्रत्येक कलाकृति में शिल्प की संगति का होना परमावश्यक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि अच्छी काव्य कृति के निर्माण के लिए कवि को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति में संगतिपूर्ण योजना रहनी चाहिए। प्लेटो काव्य रचना के लिए कवि में तीनों बातों का होना अनिवार्य मानते थे: काव्य सृजन की प्राकृतिक शक्ति, अभ्यास और काव्य संबंधी आवश्यक बातों अर्थात काव्य शास्त्र का ज्ञान। इसके अतिरिक्त उन्होंने भाषा, शैली आदि का भी विस्तृत विवेचन करते हुए यह कहा था कि भाषा और शैली स्पष्ट और सुगम होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने काव्य की समीक्षा करने वाले समीक्षक के लिए आवश्यक गुणों का भी विवेचन किया था। वह काव्य का वास्तविक प्रयोजन जनता को सही मार्ग का निर्देशन करना मानते थे। कला के संबंध में उनका कहना था कि कला सर्वप्रथम वस्तुओं के सौंदर्य और मानवीय प्रकृति के महान तथा उदात्त तत्व के प्रति मनुष्यों की आंखों को खोल देती है। इसके बाद वह अपने भव्य प्रवाहों से आत्मा को प्रभावित करके स्वास्थ्यप्रद पवन के समान मनुष्यों में महान उदात्त तत्वों का पोषण करती है। प्लेटो उपयोगी कला को सत्य के अधिक निकट पाता था। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांतों को सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया तो उसमें उसने आदर्शवाद को महत्व दिया, क्योंकि वह एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता था। आदर्श समाज से इतर किसी अन्य समाज का मानव समाज के लिए कोई स्थान वह सुरक्षित नहीं समझता था। यूनान के प्राचीन विचारकों में प्लेटो, जो यूरोपीय काव्यशास्त्र का जनक और सर्वश्रेष्ठ कलाशास्त्री माना जाता है, वह आदर्शवादी विचारक था। उनके राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का मूलाधार ईश्वर की सत्ता में अडिग आस्था रखने वाला आदर्शवाद रहा है और इसी के अनुरूप उनकी साहित्य संबंधी मान्यताएं मिलती हैं। वह विचार को मूल तत्व और सांसारिक पदार्थों को नाशवान और मिथ्या मानते हैं। वह आदर्शवाद की सहायता से अपने नगर एथेंस में ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सत्य के उपासकों को सर्वोपरि स्थान मिले। उनके सत्य दृष्टा गुरु सुकरात को एथेंस के नादान शासकों ने जहर पिलाकर मार डाला था। इससे प्लेटो बहुत क्षुब्ध थे और शासन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने राजनीति, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवाद के आधार पर शाश्वत सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया था। उनके गुरु सुकरात सद्गुण और ज्ञान आदि की आदर्शवादी विवेचना किए
लेकिन प्लेटो ने सुकरात के सूत्रात्मक कथनों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सद्गुणों का अनुकरण करने से ही मानव सुख, शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सकता है। साहित्य के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण नितांत उपयोगितावादी था। वह उसी साहित्य को श्रेष्ठ और उपादेय मानते थे जो जनता में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना और उनके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न करने में समर्थ हो। वह काव्य का लक्ष्य केवल आनंद देना न मान जनता का मार्गदर्शन करना मानते थे। वह उसी वस्तु को सुंदर मानते थे जो उपयोगी हो। आधुनिक मार्क्सवादी समीक्षक भी साहित्य का मूल्यांकन उपयोगिता के ही आधार पर करते हैं, लेकिन प्लेटो ने काव्य का सत्य और मूल और स्वरूप कैसे प्रकट किया, यह हम स्पष्ट करते हैं। प्लेटो नैतिक उदारता और सामाजिक उपयोगिता को ही मूल काव्य सत्य मानता था। उनकी दृष्टि में सत्य वही है जो समाज को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करे। इसी कारण वह साहित्य में ऐसी बातों का चित्रण करने का विरोध करते थे जो काल्पनिक और पाठकों पर दुष्प्रभाव डालने वाली हो। ध्यान रहे, वो सभी साहित्य का विरोध नहीं करते। उनका कहना था कि कवियों को देव दानवों तथा अश्लील घटनाओं आदि का चित्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों और कच्ची बुद्धि वाले पाठकों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर उन्होंने होमर के काव्य का विरोध किया था, क्योंकि उसमें ऐसी बातों और घटनाओं की भरमार थी। जब कुछ समीक्षकों ने होमर के काव्य को अन्योक्ति परक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हुए प्लेटो के इस आरोप का निराकरण करना चाहा, तो प्लेटो ने कहा कि होमर काव्य में वर्णित देव युद्धों को हमारे समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, भले ही उनका कोई अन्योक्ति परक अर्थ निकलता हो, क्योंकि कच्ची बुद्धि वाले व्यक्ति अन्योक्ति और तथ्योक्ति में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। बच्चे का मन बचपन में जिन संस्कारों और बातों को ग्रहण कर लेता है, वह बाद में अमिट और अपरिवर्तनीय बन जाते हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि बच्चे जिन कथा कहानियों को बचपन में सुने, वे उदात्त विचारों से परिपूर्ण और आदर्शात्मक हों। इसके साथ ही प्लेटो ने काव्य में व्यंजना की अपेक्षा अभिधा को इसीलिए महत्व दिया क्योंकि व्यंजना दुरूह होती है। सामान्य पाठक व्यंजना परक अर्थ नहीं समझ पाते हैं और अभिधार्थ में ग्रहण करके वह अपने साथ अनर्थ कर बैठते हैं, अन्याय कर बैठते हैं और इस तरह से उनका विकृत रूप विस्तृत होता है। प्लेटो उसी साहित्य को श्रेष्ठ और ग्राह्य मानते थे जो सरल भाषा और शैली में लिखा गया हो तथा जिसमें समाज को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करने की शक्ति हो। प्लेटो ने काव्य पर 3 प्रकार के आक्षेप लगाते हुए उसे असत्य, क्षुद्र, हानिकर और त्याज्य घोषित किया था। ये 3 आक्षेप थे: असत्य, अमौलिक और अज्ञानी तथा अनुपयोगी। अर्थात काव्य असत्य, काव्य अमौलिक और अनुपयोगी होता है। प्लेटो काव्य को असत्य इसलिए मानते थे कि उनकी दृष्टि में काव्य मिथ्या जगत का मिथ्या अनुकरण मात्र होता है। कलाकार जगत की यथावत अनुकृति प्रस्तुत न कर उसका वर्णन या चित्र मात्र प्रस्तुत करता है। वह जिन बातों या वस्तुओं की अनुकृति प्रस्तुत करता है वे स्वयं मिथ्या जगत की होने के कारण मिथ्या होती हैं। सत्य तो केवल विचार रूप में स्थित रहता है, आकृति रूप में नहीं। कलाकार जगत की नकल करता है और नकल भी गलत करता है, और साथ ही विचार रूप सत्य की नकल न कर मिथ्या जगत का नकल करता है। संक्षेप में वह मिथ्या जगत की अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वह सत्य से बहुत दूर चला जाता है। सत्य से बहुत दूर जाने वाला साहित्य भला मानव का क्या विकास कर सकता है। अतः उसकी रचना मिथ्यात्मक, भ्रमात्मक, पथभ्रष्ट करने वाली होती है, इसलिए त्याज्य है। प्लेटो का दूसरा आक्षेप था कि काव्य वास्तविक सत्य का अनुकरण न कर सत्य की छाया मात्र का अनुकरण करता है, अतः वह अमौलिक और अज्ञानजन्य होता है, क्योंकि कवि जिसका अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से अनभिज्ञ होता है। इसका उदाहरण देते हुए उसने बढ़ई का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार उस पलंग की प्रकृति को नहीं जानता, उसी प्रकार त्रासदी का कवि भी अपने अनुकार्य की अनुकृति से अपरिचित रहता है। अर्थात त्रासदी का नायक कोई व्यक्ति होता है, वह स्वयं को किसी आदर्श के ढांचे में ढालने का प्रयत्न करता है और उस आदर्श के अनुरूप व्यवहार करता है। वह स्वयं भुक्तभोगी होता है और अपने आदर्श की प्रकृति को अंशतः जानता है, परंतु जो कभी उसके कार्यों का अनुकरण करता है, चित्रण करता है, वह वास्तव में उस व्यवहार के आदर्श की प्रकृति को नहीं जानता, वह तो केवल अनुकरण करता है। इसलिए अनुकरण अमौलिक है, अज्ञानजन्य है। अतः काव्य ज्ञान से उत्पन्न न होकर अज्ञानजन्य अनुकरण मात्र होने के कारण क्षुद्र है।
तीसरा आक्षेप क्या है? तीसरा आक्षेप है कि काव्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होने के कारण क्षुद्र वासनाओं को उभारता है, इसलिए मानव समाज के लिए अनुपयोगी और हानिकर होता है। प्लेटो कवि की अपेक्षा उस व्यक्ति को समाज के लिए अधिक उपयोगी मानते थे जो किसी रोगी को रोग मुक्त कर सके अथवा किसी राज्य की शासन प्रणाली में जनोपयोगी परिवर्तन करने में समर्थ हो। प्लेटो का कहना था कि कवि जगत का अनुकरण करता है और अनुकरण करने वाली कला क्षुद्र होती है, क्षुद्रता से संबद्ध रहती है और क्षुद्रता को जन्म देती है। उन्होंने कहा था कि अनुकरण करने वाले कवि अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, उनकी प्रकृति आत्मा के विवेकपूर्ण अंश को प्रसन्न करने या प्रभावित करने की नहीं होती और ऐसा न करना उनके काव्य का प्रयोजन ही होता है। ऐसा कवि आवेगपूर्ण और उन्मादग्रस्त प्रकृति को ही पसंद करेगा, क्योंकि ऐसी प्रकृति का अनुकरण सुगम होता है। आवेगपूर्ण प्रकृति के अनुकरण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं, क्योंकि आवेगात्मक प्रकृति कई रूपों में व्यक्त होती है। जिस कवि का लक्ष्य पाठकों या श्रोताओं की वासनाओं को उत्तेजित करना ही होता है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु रूप उपलब्ध रहते हैं, किंतु विवेकपूर्ण और शांत प्रकृति का अनुकरण करना न तो सुगम ही होता है और न अनुकृत किए जाने पर लोग उसका मूल्यांकन ही कर पाते हैं। त्रासदी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण कर उन्हें पुष्ट बनाता है। कविता हमारी वासनाओं को नष्ट करने के बजाय उनका पालन पोषण करती है, वह उन्हें शासन करने के लिए छोड़ देती है। जबकि यदि मानव जाति के आनंद और गुण में वृद्धि करनी है तो उन्हें नियंत्रित रहना चाहिए। प्लेटो इस प्रकार से 3 आक्षेप लगाता है। पहला आक्षेप क्या है कि कविता असत्य है और वह सत्य से कोसों दूर है। दूसरा आक्षेप क्या है? कविता सत्य का अनुकरण करती है, इसलिए वह अज्ञानजन्य है, अमौलिक है। तीसरा आक्षेप क्या है? काव्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं को उभारता है, इसलिए कविता त्याज्य है। इन तीनों आक्षेपों का उत्तर देता है कौन? अरस्तु, उन्हीं का शिष्य। माता पिता और गुरु ये तीनों अपने शिष्य से, पुत्र पुत्री से हार करके प्रसन्न होते हैं। तो प्लेटो कहीं न कहीं से प्रसन्न हुआ अरस्तु के सिद्धांत से। अगले भाग में अरस्तु का सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, तीनों आक्षेपों का निराकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च माँ सरस्वती जी सदा सहाय। जय माँ सरस्वती।